Hello friends, today we will see metallurgy part 1. In this metallurgy video lecture, we will see physical and chemical properties of metals. First of all, what we will see what is mean by metallurgy. Metallurgy क्या होता है ये हमें सबसे पहले देखना है। तो जब हमें जो मेटल अभी दिखते हैं वो मेटल या नॉन मेटल कहाँ पर से हमें मिलते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड अस इन द अंडर द अर्थ। जैसे हम लोग अर्थ को अगर डग करते हैं, उसको अगर खोदते हैं ज़मीन को, तो उसके अंदर, जिसको हम लोग माइंस भी बोलते हैं, तो माइंस के अंदर हमें ये जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पर ऑब्टेन्ड होते हैं। और हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है, दैट अर्थ वॉज बॉर्न अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स के पहले ही वो हमारे इसमें तैयार हुई थी। बट उसके जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं वो अभी तक यहाँ हमें कुछ ना कुछ नया उसमें से मिलते जाता है। और इसी की वजह से हमें अलग अलग गैसेस बोलो, लिक्विड बोलो या ओर्स इस ज़मीन के अंदर से मिल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दूसरे पिक्चर में कि यहाँ पर हमारे इसमें जो अर्थ का इंटरनल पोर्शन होता है वो यहाँ पर दिखाया हुआ गया है। जैसे इनर कोर है, सबसे अंदर वाला सेंटर वाला जो होता है दैट इज़ द इनर कोर, फिर आउटर कोर, मैंटल एंड द क्रस्ट। ऐसे अलग अलग टाइप्स या लेयर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये अर्थ के ऐसे लेयर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। और इसी लेयर्स के अंदर हमें यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ ऑब्टेन होते हैं, जिसको जो हमें ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें कोई भी ओर्स मिल जाता है तो उस कंडीशन में ये मेटल है, नॉन मेटल है या दूसरा कोई और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले हमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल स्टडी करेंगे। Now the first property of the metal, first physical property of the metal is the metals are in solid state। हमेशा वो solid state में रहते हैं except mercury and gallium। ये mercury और gallium जो है वो रूम टेम्परेचर पर यहाँ लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मर्क्यूरी और गैलीलियम, ये हमें MCQs के लिए ध्यान में रखना है कि कौन से ऐसे दो मेटल्स हैं जो हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलते। तो वो है यहाँ पर मर्क्यूरी एंड गैलियम। नाउ सेकंड इज लस्टर। लस्टर मीन्स जो शाइनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द लस्टर। तो ये जो लस्टर है वो लस्टर जैसे जैसे वो मेटल एक्सपोज होता है ऑक्सीजन के साथ या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो वो जो लस्टर है दैट लस्टर विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, लस्टर उसका धीरे धीरे निकलते जाता है। और अगर कोई रिएक्टिव गैसेस भी उसके साथ रिएक्ट हो रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो दैट लस्टर विल गेट्स रिड्यूस्ड। जैसे हम लोग आयरन का देखते हैं, अगर आप आयरन को थोड़ा घिसते हो तो उसका शाइनिंग आपको दिखता है, बट जब आप अगर उसे ऐसे ही एटमॉस्फेयर में देखते हो तो वो हमें रफ और उसमें हमें कोई भी शाइनेस या लस्टर उसमें नहीं दिखता है। देन नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। हम लोग ये 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आए हैं। मेलेबिलिटी मीन्स कन्वर्शन ऑफ द मेटल पीस इनटू द शीट्स। उसको हम लोग पूरा ठोक ठोक के शीट में अगर कन्वर्ट कर सकते हैं, देन दीज मेटल्स आर हैविंग अ मेलेबिलिटी। जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल हमने लिया, तो एल्यूमिनियम की शीट्स जो हमें दिखती हैं वो क्या होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मेलेबिलिटी। जो एल्यूमिनियम का पीस रहेगा उसको ठोक ठोक के हमें उसकी शीट बना सकते हैं। देन डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी मीन्स ड्रॉन इनटू द वायर। जो भी हमारा मेटल पीस है उसको अगर हम लोग पर्टिकुलर नोज़ल में डालकर अगर पास करते हैं मोल्टन स्टेट में, तो उस कंडीशन में वो जो मेटल है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वायर या ड्रॉन इनटू द वायर, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज हार्डनेस। सभी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये जो मेटल्स है लिथियम, सोडियम और
पोटेशियम, इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ नाइफ, चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। बाकी सब जो मेटल्स हैं उसको हम लोग ऐसे चाकू की हेल्प से नहीं काट सकते, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस यहाँ पर हमें अप्लाई करनी होती हैं। तो ऑल मेटल्स आर हैविंग हार्डनेस। देन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑलरेडी हमें पता है कि जो मेटल होते हैं दैट आर इन सॉलिड कंडीशन, तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है वो है टंगस्टन का 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और वही अगर हम लोग देखते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गैलियम, ये जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट दैट इज़ वेरी लो, बहुत ज़्यादा कम ये हमें यहाँ पर दिखता है। देन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग मेटल का एक एंड अगर गर्म कर रहे हैं तो दूसरे एंड तक उसकी हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, मीन्स दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और उसी तरीके से जो हमारे वायर्स होते हैं दैट आर ऑल्सो हैविंग अ प्रॉपर्टी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें से पास हो सकती है। इट्स अबाउट द गुड कंडक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। देन सोनरस एंड प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। जैसे हम लोग घर में देखते हैं अगर कोई भी बर्तन हमारे हाथ से गिर जाता है तो हमें क्या होता है, उसकी साउंड की वाइब्रेशंस सुनाई देते हैं या आवाज़ हमें आता है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि यहाँ पर वो जो मेटल है दैट मेटल विल प्रोड्यूस हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी। आवाज़ प्रोड्यूस करने की जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ द सोनोरिटी। इसका सेम एग्जांपल आप देखोगे, जो गिटार होता है उसमें भी ऐसे वायर्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड किए रहते हैं और उसमें से हमारे इसमें आवाज़ हमें सुनाई, मीन्स अलग अलग जो धुन होती है वो हमें यहाँ पर सुनाई आती है। क्यों? तो उसको अगर हम लोग उस वायर को स्ट्राइक करते हैं तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है सोनोरिटी, उसकी वजह से साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आफ्टर दैट वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मेटल्स क्या हैं? यहाँ पर रिएक्टिव हैं। ठीक है, क्यों रिएक्टिव हैं? क्योंकि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो जितने भी उसके आउटर मोस्ट शेल में हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो मेटल्स हैं वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर कर खुद पॉजिटिवली चार्ज बन जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे विल बिकम्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, वो खुद पॉजिटिव यहाँ पर बन जाते हैं। दैट्स वाई वी विल सेड इट एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। नाउ आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर एक थिंग दी हुई है, सब्सटेंसेस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो गुड हीट के लिए गुड कंडक्टर हैं वही इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी गुड कंडक्टर होते हैं, और जो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक हीट के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बैड कंडक्टर होते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ डायमंड ऐसा एक है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी एग्जाम्पल आपको MCQs के लिए ध्यान में रखना है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो हीट के लिए गुड कंडक्टर है बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए बैड कंडक्टर है, तो उसका अपना आंसर रहेगा डायमंड। नाउ वी विल सी द combustion of metals. This is also the chemical property of metal. अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ नीचे पीछे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि एक स्पैचुला पकड़ के यहाँ पर हाथ है, वो स्पैचुला में क्या पकड़ा हुआ है, मेटल का एक पीस यहाँ पर रखा हुआ है। और जब हम लोग ऐसा मेटल का पीस पकड़कर अगर हमारे बंसन बर्नर पर रखते हैं तो उस कंडीशन में ये जो फ्लेम होती हैं उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। कभी फ्यूम्स निकलती हैं, कभी फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है या पर्टिकुलर स्मेल हमें आती है। दैट आर द कंबशन ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल, जैसे आपने सैंपल लिए हुए हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, इन सभी का आप लोग कंबशन टेस्ट करेंगे।
जला कर देखेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेटल कैचेस द फायर रेडीली। कौन सा ऐसा मेटल है जो सबसे फास्टली यहाँ पर फायर कैच करता है। देन इट इज आंसर इज द सोडियम मेटल। वो बहुत जल्दी फायर कैच करता है। अगर आप एटमॉस्फेयर में भी ऐसे ही सोडियम अगर रख देते हो तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर सोडियम जो होता है दैट विल कैचेस द फायर। देन हाउ डज द सरफेस ऑफ द मेटल अपीयर ऑन कैचिंग फायर। ठीक है, तो अगर सर मेटल का सरफेस आप लोग जलाकर, जो भी बर्तन भी आपने ज़्यादा देर तक गैस पर रख दिया तो वो कैसे बन जाता है, इट विल बिकम्स अ ब्लैकिश। ठीक है, उसका कलर ब्लैकिश हो जाता है, जल जाता है वो। देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्लेम व्हाइल द मेटल इज बर्निंग ऑन द फ्लेम। तो फ्लेम क्या होती है यहाँ पर, दैट फ्लेम विल टर्न्स ब्लू। वो फ्लेम यहाँ पर हमारी ब्लू हो जाती है। दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द कंबशन ऑफ मेटल। देन नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब मेटल्स जो होते हैं दैट आर हाईली रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म, जब हम लोग इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट करते हैं तो हमें यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। जैसे हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा कि हमने मेटल, जो हमारा मेटल पीस है उसको हमने बर्नर में पकड़ के रखा था और उसको हमने जलाया। तो अब क्या हो रहा है, जब एयर के प्रेजेंस में ये मेटल पीस अगर बर्न हो रहा है इट विल फॉर्म्स अ मेटल ऑक्साइड। सिर्फ जो हमारे सोडियम और पोटेशियम हैं दैट आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। देन सोडियम मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द एयर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। जो मैंने जो आपको बताया था कि हम लोग उसका एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो खुद में खुद अपने आप जल जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखता है कि जब सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है इट विल फॉर्म्स अ सोडियम ऑक्साइड Na2O. Then sodium readily catches fire on keeping exposed to air, producing a lot of heat. Therefore, to prevent accidents in the laboratory or elsewhere, it is kept in the kerosene. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर वो जल जाता है। इसलिए हमें कहीं पर भी अगर सोडियम रखना है, सोडियम मेटल को अगर हमें रखना है तो उसे हमें केरोसिन में ही रखना पड़ता है। इसके ऊपर भी आपको गिव रीज़न पूछा जा सकता है, वाई सोडियम मेटल ऑलवेज केप्ट इन अ केरोसिन। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है अलोंग विद द रिएक्शन। देन ऑक्साइड्स ऑफ सम अदर मेटल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली। जैसे जो हमारा सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है वो अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इट विल फॉर्म्स NaOH। सिमिलरली रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इट विल फॉर्म्स अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड उसको भी अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे वाटर में वी आर गेटिंग अ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर के साथ हमें यहाँ पर उसको रिएक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब आपको यहाँ पर दिख रही है। ये टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ मेटल पीस रखा है और यहाँ पर वाटर में डालकर, वाटर में डुबोकर ग्लास वुल, ये ग्लास वुल क्या होता है, जैसे हमारा कॉटन होता है उसी तरीके से ग्लास और कॉटन का मिक्सचर जो रहेगा दैट इज़ द ग्लास वुल, उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे। उसके ऊपर मेटल पीस हम लोग रखेंगे एंड देन उसको कॉर्क लगाकर हम लोग एक उसमें से अंदर से ट्यूब यहाँ पर डाल रहे हैं दैट विल इंडिकेट्स द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस बर्नर से जब हम लोग इस ग्लास वुल को हीट करते हैं तो इसमें से जो भी वाटर का स्टीम होगा वो स्टीम क्या होते जाएगा, इस मेटल के साथ रिएक्ट होगा। और जब ये वाटर मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगा और ये हमें दिखेगा कैसे कि जो हमने यहाँ पर वाटर भर के रखा हुआ है वो वाटर में हमें यहाँ पर बबल्स दिखाई देते हैं दैट विल इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ विच मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जो हमने जो लिए हुए हैं उसमें से वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं।
तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होगी। देन विच मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर एंड वाई? तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो कैल्शियम जो होता है, दैट कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द वाटर बिकॉज हाइड्रोजन गैस released in the reaction of calcium and water collects on the surface of the metal in the form of bubbles, कि बबल्स के फॉर्म में वो फॉर्म होता है। इसलिए आप देखते हैं कि जब हम लोग चूना जब लगाना पड़ता है दीवार को, हम लोग पेंटिंग करते हैं, तो उस समय पर जब हम लोग उस कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर में चूना होता है हमारा, उसके पाउडर में अगर पानी डाल देते हैं तो उसके बबल्स फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम मेटल है that will floats on the water. Then next is, यहाँ पर हमें देखना है कि अलग अलग मेटल किस तरीके से हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम। अब ये जो सोडियम है, दैट सोडियम इज रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर, और वही अगर हम लोग हॉट वाटर और स्टीम के साथ देखते हैं, उस कंडीशन में ये यहाँ पर रिएक्ट नहीं होता है। और जब ये रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं, दैट रिएक्शन इज रैपिड एंड विगरस। प्रोडक्ट कौन से मिल रहे हैं हमें यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देन पोटेशियम, इट विल आल्सो रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर। कैल्शियम, वो भी यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखता है कि जो कैल्शियम है, इट विल शोज द रिएक्शन स्लो एंड लेस विगरस। बाकी सोडियम और पोटेशियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी हमें रैपिड और विगरस रिएक्शन यहाँ पर देते हैं। इसके प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। Okay, these are the respective products of potassium and calcium. Then next metal is aluminium. अब ये जो aluminium है हमारा, this aluminium does not reacts with cold water, hot water, but it is reacts with the steam. जो steam होते हैं, water vapors जो होते हैं, उसके साथ ये aluminium, iron और zinc जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं। और उसी के साथ साथ हमें प्रोडक्ट्स कौन से मिलते हैं? इन सभी मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये हमें यहाँ पर मिलता है। ओके, इसकी वजह से हम लोग क्या बता सकते हैं? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ दिस एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ओनली विद द स्टीम। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। वाटर के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट होते हैं, तो हमने अभी उसका चार्ट देखा हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम जो होते हैं वो रैपिडली एंड विगरसली वहाँ पर रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो इन्हें हमने लिया हुआ है, इट विल रिएक्ट्स विद द वाटर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NaOH एंड H2 गैस लिबरेटेड अलॉन्ग विद द हीट। पोटेशियम भी उसी तरीके से हमारा रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ KOH, अगेन यहाँ पर लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हीट। अब जब कैल्शियम रिएक्ट हो रहा है, इट इज़ अ स्लोली एंड विगरस प्रोसेस। उसमें हम लोग देखेंगे इस रिएक्शन में जो हमारा कैल्शियम है, इट विल रिएक्ट्स विद द वाटर, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वही हमने यहाँ पर बाकी के देखे हुए हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा, इट विल गिव्स अस Al2O3, Fe, Fe3O4 हमें देता है, और जिंक जो होता है दैट विल फॉर्म्स अ जिंक ऑक्साइड। इस तरीके से ये रिएक्शंस यहाँ पर कैरिड आउट होती रहती हैं। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। एसिड जब हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, इन दैट केस वी विल कंसिडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब जब हमारा मेटल है वो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, इन दैट केस इट विल फॉर्म्स अ मेटल क्लोराइड। H2SO4 के साथ जब रिएक्ट होता है, इट विल फॉर्म्स अ मेटल
सल्फाइड एंड जब ये नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होगा तो वहाँ पर हमें नाइट्रेट इसका तैयार मिलता है। अब इसमें से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है वो डाइल्यूट कंडीशन में इस मेटल के साथ रिएक्ट हो सकता है और उस कंडीशन में हमारे इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम में जिंक का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स यहाँ पर नीचे टेस्ट ट्यूब में रखे हुए हैं और उसको रिएक्ट होने दे रहे हैं हम लोग, मीन्स उसमें हम लोग HCl भी ऐड करेंगे। तो जब HCl किसके साथ रिएक्ट होता है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, और फॉर्मेशन ऑफ गैस जो होगा वो इस पाइप के थ्रू यहाँ पर वाटर सोप सॉल्यूशन में फॉर्म होते जाएगा एंड these soap solutions will form a हाइड्रोजन गैस। उसमें हाइड्रोजन गैस होता है जिसकी वजह से हम लोग उसको अगर कैंडल लेकर जलाते हैं तो जैसे हमारी फुलझड़ी जलती है उसके तरीके से ये यहाँ पर बढ़ते, जो गैस होता है उसकी वजह से वो हमारा कैंडल जो है वो जलते जाएगा। और इसका आप सीक्वेंस देखोगे तो उस कंडीशन में जो हमारा मैग्नीशियम है दैट इज़ मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, aluminum is reactive as compared to zinc and zinc is reactive as compared to iron। इस तरीके से ये सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो होते रहता है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। डिफरेंट रिएक्शंस भी यहाँ पर हमने दी हुई हैं, जैसे मैग्नीशियम जब रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ इट विल फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम रिएक्ट होगा इट विल फॉर्म्स एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। आयरन रिएक्ट होता है इट विल फॉर्म्स FeCl2। और जिंक जो होता है इट विल फॉर्म्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इन सभी रिएक्शंस में यहाँ पर रिलीज होते हुए हमें दिखता है। देन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड में उसका फार्मूला क्या बनता है यहाँ पर HNO3। अब HNO3 के साथ हमारी जब रिएक्शंस होगी तो ये जो नाइट्रोजन है ये हमें N2O के फॉर्म में मिलेगा, NO के फॉर्म में मिलेगा या NO2 के फॉर्म में हमें यहाँ पर ये आउटपुट होता है। अब जब हम लोग यहाँ पर उसकी रिएक्शंस देखेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखता है, ये डायग्राम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस डायग्राम से हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि जो हमारे मेटल्स हैं वो यहाँ पर रिएक्ट होते जाते हैं एंड इन दैट केस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ दिस कंपाउंड्स। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। दूसरे मेटल के सॉल्ट से अगर हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या रिएक्शन होती हैं वो जब हम लोग देखते हैं तो इसके लिए आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में हम लोग उसमें डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जो मेटल हमने लिया है दैट इज़ मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B। दूसरा मेटल, यहाँ पर दो मेटल्स हमने लिए हैं, एक कॉपर सल्फेट और उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड हमने डीप किया हुआ है या नेल हमने लिया हुआ है, और दूसरा है FeSO4। ठीक है, उसमें हमने कॉपर वायर डीप किया हुआ है। तो हमें उस कंडीशन में क्या मिलेगा कि जो हमारा मेटल B है वो अलग से सेपरेट हो रहा है और जो मेटल A है उसका यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे कि जो मेटल A है दिस मेटल A डिस्प्लेसेस अनदर मेटल B फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। इट मीन्स दैट मेटल A इज़ मोर रिएक्टिव देन मेटल B। मेटल A जो है वो यहाँ पर हमें ज़्यादा रिएक्टिव दिखता है। जैसे हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर इस सेटअप में हमें यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये जो आयरन नेल है उसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप किया है और जो कॉपर वायर है उसको हमने H2SO4 के फॉर्म FeSO4 के इसमें डीप किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, जो नेल है यहाँ पर ये नेल पर पूरा कॉपर डिपॉजिट हुआ है। मीन्स इस कंडीशन में आयरन जो है उसकी जगह कॉपर ने ली है और इसलिए कॉपर डिपोजिशन हमें यहाँ पर दिखता है।
और जो सॉल्यूशन हमारा बाद में बचेगा, दैट सॉल्यूशन इज ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ओके, नाउ हियर इन विच टेस्ट ट्यूब अ रिएक्शन टेक्स प्लेस. कौन से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई है? तो रिएक्शन कहाँ पर हुई है? जहाँ पर जिस टेस्ट ट्यूब में हमने आयरन ने रखा हुआ है, जिसमें हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें हमें रिएक्शंस यहाँ पर दिखती है. देन हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दैट अ रिएक्शन हैज़ बीन टेक्स प्लेस. रिएक्शन हमें कंप्लीट हो गई है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारे ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ये कलर डिसअपियर होकर जब हमें पूरा कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, दैट टाइम वी विल से द रिएक्शन इज कंप्लीटेड. नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन का टाइप कौन सा है? तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे इसमें जो आयरन नेल था, लोहे का जो खिला था, उस पर डिपोजिशन किसका आ गया है पूरा? देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ द कॉपर. और जो सॉल्यूशन हमारा था कॉपर सल्फेट का, वो यहाँ पर पूरा डिसअपियर उसका कलर हो गया. इट विल इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ FeSO4. तो इसकी वजह से आयरन की जगह किसने ली हुई है? कॉपर ने ली हुई है. दैट्स वाई इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और ऐसा ही क्यों हुआ? कॉपर पर का ही डिपोजिशन क्यों हुआ? तो कॉपर जो है वो यहाँ पर लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द मेटेलिक आयरन. मीन्स मेटेलिक आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द मेटेलिक कॉपर. नाउ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. जैसा हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है आयरन पर, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो यहाँ पर सॉल्यूशन में आना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, तो ये जो सभी एलिमेंट्स हैं उनको हमने, जो मेटल्स हैं उन सभी को हमने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, इसलिए हमने उसे नाम दिया है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम लोग उसे अरेंज कर सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम लोग उसे अरेंज कर सकते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. और उसके अकॉर्डिंगली जब हम देखेंगे, इस डायग्राम में भी हमें दिख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ये जो मेटल्स पूरे दिख रहे हैं वो मेटल्स हमने 3 इसमें डिवाइड किए हुए हैं. हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली एक्टिव रिएक्टिव मेटल्स एंड द लेस एक्टिव मेटल. इसमें आप देखोगे कि जो गोल्ड हमें दिख रहा है दैट इज़ हैविंग अ लोअर रिएक्टिविटी. यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो रिएक्टिविटी की स्केल है, यहाँ से आप ऊपर जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ती है, नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है. और उसी के अकॉर्डिंगली जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम, ये जो है ये हाईली रिएक्टिव है और इसीलिए वो वाटर के साथ रिएक्ट हो सकते हैं. वही अगर हम लोग मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड अगर देखते हैं, दैट आर रिएक्ट्स विद द एसिड एंड द ऑक्सीजन. वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं होंगे. कॉपर अगर आप देखते हो तो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं. बट जब आप गोल्ड देखते हो तो ये जो गोल्ड है, दिस गोल्ड नेवर रिएक्ट्स विथ एनी अदर. किसी भी कंडीशन में हम लोग इसे रिएक्ट नहीं कर सकते हैं. देन लास्ट पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, दोनों इसमें इस रिएक्शन को हमें पढ़ना है. अब जब हम लोग मेटल और नॉन मेटल्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इन दैट केस देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वी नोज
मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब हम लोग मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कटायन एंड अनायन। और जब ये कटायन और अनायन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दैट टाइम देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स।